अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और वेलकम टू माय अनदर वीडियो। चैनल पे जो है न्यू आए हैं वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट शेयर लाजमी करें। अच्छा, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेक्शन बी के हवाले से और आपका कल पेपर होगा तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लाजमी आपने जो सेक्शन सी के जितने क्वेश्चन इसमें मैं नोट डाउन करवाऊंगी, जो पीडीएफ में मौजूद है वो लाजमी आप याद कर लें। पीडीएफ का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, तो लाजमी आप वहां से इसकी प्रिपरेशन कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला हमारा सवाल है कि डिफरेंस आपने बताना है कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक का, और दोनों के साथ साथ आपने फंक्शंस भी बताने हैं। ठीक है, सेंट्रल बैंक बेसिकली क्या होता है? ये एक नेशनल बैंक है, यानी कि हर मुल्क का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है, एक मेन बैंक होता है, जो कि बाकी तमाम जो छोटे छोटे बैंक हैं, मुख्तलिफ टाइप्स के बैंक हैं, इंडस्ट्रियल है, दीगर एग्रीकल्चर बैंक है, उन सबको क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। ठीक है, तो और कमर्शियल बैंक क्या होगा? ये तमाम वो छोटे छोटे बैंक हैं जो कि प्राइवेटली रन हो रहे होते हैं, या तो कोई इंस्टीट्यूट से चला रहा होता है या तो कोई शेयर होल्डर से चला रहा होता है, जिसका मकसद ये होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बना सके। ठीक है, तब हम आ जाते हैं इनकी डेफिनेशंस की तरफ। ये क्या होता है? एक मॉनिटरी ऐसा इदारा है, एक इंस्टीट्यूशन है, यानी कि जहाँ पे पैसे की लेन देन होती है। ठीक है, वो क्या करता है? अपने रूल रेगुलेशन बनाता है और वो पूरे मुल्क के इंटायर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को चलाता है, पूरे मुल्क के जो फाइनेंस का निजाम है उसे देखता है। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि भाई छोटे छोटे बैंक जो है यहाँ पे मौजूद होते हैं, जो वो भी फाइनेंशियल इदारे होते हैं, वो क्या करते हैं? वो इस सेंट्रल बैंक के बनाए गए रूल के तहत जो है वो चल रहे होते हैं। सेंट्रल बैंक इनको कंट्रोल कर रहा होता है, कमर्शियल बैंक को। ठीक है, सेकंड हम आ जाते हैं कि इसमें जो है ना इसका क्या काम होता है? ये जो नेशनल पब्लिक का कह लें आप, सूद वगैरह के जो उसके लोन वगैरह के जो लेन देन होते हैं, ठीक है, वो इन सबको कंट्रोल करता है। ठीक है, लेकिन डायरेक्टली नहीं करता, थ्रू द हेल्प ऑफ कमर्शियल बैंक कर रहा होता है। और इसका जो मेन जो इसका फंक्शन होता है वो ये कि ज्यादा से ज्यादा हमारी मॉनिटरी स्टेबिलिटी हो, यानी कि हमारे पेपर की करेंसी, जो हमारे हाथ में पैसा मौजूद है, वो स्टेबल रहे। ठीक है, उसकी वैल्यू ना गिरे, प्राइसेस कंट्रोल रहे, और दूसरा हमारे मुल्क जो है माशी तौर पर इसका काम वो ग्रो कर। ठीक है, और इसका क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा मकसद की ज्यादा से ज्यादा मुनाफा बनाया जा सके। ठीक है, और अपने मुनाफा किसको दिया जाएगा? जो हमारे प्राइवेट ओनर्स हैं या तो फिर हमारे शेयर होल्डर हैं, उन तक जो है इंटरेस्ट का मार्जिन रख के उन तक जो है फायदा पहुंचाया जाए। सही है, यहाँ पे क्या होता है? ये बेसिकली इसे मोनोपोली मिली होती है। मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल पर्सन हु कंट्रोल्स ऑल ओवर द मार्केट, यानी कि एक बंदा जो पूरी मार्केट को कंट्रोल करता है, क्योंकि इसे मोनोपोली मिली हुई है नोट इशू करने की। ठीक है, उसके अलावा तो कोई कर नहीं सकता सेंट्रल बैंक के अलावा। इसमें क्या होता है? वही जो सेंट्रल बैंक ने नोट इश्यू किए हैं वैसे भी उसको सर्कुलेट करता है, उसके जरिए पैसे जनरेट करता है लोन वगैरह की देने की सूरत में। अच्छा, इसके बाद क्या है? ये डायरेक्टली पब्लिक ऑपरेशन नहीं करता, डायरेक्टली पब्लिक डीलिंग नहीं करता। ठीक है, ये सिर्फ क्या करता है? कमर्शियल बैंक को रूल बना के देता है और गवर्नमेंट को जो है वो रूल बना के देता है, उनको रेगुलेशन करता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? कमर्शियल बैंक में ये डायरेक्टली जो है वो पब्लिक डील कर रहे होते हैं, यानी कि अगर हमें पैसा रखवाना है तो हम इनके पास जाते हैं, इनके पास नहीं जाते। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्रेडिट कंट्रोल में। इसका क्या काम होता है? ज्यादा से ज्यादा जो उधार लेन देन हो रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके। या अपने कुछ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मॉनिटरी टूल यूज करते हैं, हम सेक्शन बी में ही कर चुके हैं। ठीक है, कौन से होते हैं? सीआरआर हो गया, इंटरेस्ट रेट को वो देखता है। ठीक है, इन तमाम चीजें। सीआरआर बेसिकली क्या? कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट, इसको कंट्रोल करता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? ये प्राइमरी कैश और डेरिवेटिव अकाउंट भी कह लें कि जो इसके मुताबिक इसने जो हमें रूल दिए हुए होते हैं उसके हिसाब से ये फिर जितने भी रिजर्व होते हैं और जो हमारे पास आते हैं, डिपॉजिट्स आते हैं, उनको देख के ये चला रहा होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट यूनिवर्सली, यानी कि पूरी दुनिया में एक कैपिटलाइज्ड और एक गवर्नमेंट स्टेट जो है वो सेंट्रल बैंक को रन कर रही होती है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होता है कि प्राइवेट जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो कमर्शियल बैंक को रन कर रहे होते हैं। इसी तरह यहाँ पर सेंट्रल बैंक जो है वो बनाया गया था, जिसका नाम, हर मुल्क का अपना सेंट्रल बैंक होता है। पाकिस्तान में जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? यहाँ बहुत सही तादाद में कमर्शियल बैंक जो है पूरे वर्ल्ड में जो है वो मौजूद होता है। क्या क्या फंक्शन होते हैं सेंट्रल बैंक के? मोनोपोली होता है, पहले पढ़ चुके हैं, यानी कि सिंगल पर्सन होते हैं जो कि नोट छाप सकता है। ठीक है, मनी की सप्लाई को देख सकता है, जितने भी माइक्रो इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट है उसका को ये देखता है। ठीक है, दूसरा हम आ जाएंगे, बैंकर की फैसिलिटी देता है, गवर्नमेंट को एडवाइस दे सकता है, सारे जो टैक्स है वो कलेक्ट करता है, जो हमारे कर्जे हैं, ठीक है, वो तमाम चीजें, कर्जे वगैरह, ये सब हमारा सेंट्रल बैंक देख रहा होता है। इसके बाद बैंकर्स, बैंक एंड सुपरवाइजर, जो बैंक है ना, कमर्शियल बैंक है, उसका बैंकर बैंक कहलाता है, यानी कि उससे भी बड़ा बैंक। ठीक है, जो कि क्या करता है? हर चीज की रिजर्व वगैरह जितने भी रखने होते हैं, तमाम फाइनेंशियल सेक्टर वो ये देख रहा होता है। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, यानी कि कोई कमर्शियल बैंक जो है वो बैंक रन हो गया। बैंक रन का मतलब होता है, बैंक भी बोल सकते हैं, बैंक रन भी कह सकते हैं। ठीक है, बैंक रन का मतलब वो नहीं कि बैंक भाग रहा है, इसका मतलब ये होता है कि भाई अब वो जो बैंक है उसने लोगों से डिपॉजिट तो लिए हुए थे, लेकिन अब वो अगर सारे लोग उसके पास पहुंचे कि बुलाओ भाई हमारा पैसा वापस करो, अब उसके पास कोई इतने ज्यादा बैंक पे कोई पैसे नहीं है कि वो अब उन्हें वापस करे। ठीक है, तो वो अब क्या करता है? वो आता है कमर्शियल बैंक के पास, सेंट्रल बैंक के पास, और वो कहता है कि भाई आप हमें थोड़ा उधार दे दो, फिर हम आपको इंटरेस्ट समेत जो है वो वापस कर देंगे। बेसिकली इसे हम लेंडर ऑफ लास्ट
रिजोर्ट भी कहते हैं सेंट्रल बैंक में, यानी कि अगर कोई मदद के लिए होता कमर्शियल बैंक का तो ये होता है, ठीक है। इसके बाद है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। आप डायरेक्टली अगर हमें कोई ट्रेडिंग करनी है, बाहर मुल्क से सामान मंगवाना है, भिजवाना है, तो हम डायरेक्टली जो है खुद जाके उसे डॉलर वगैरह देख नहीं लेते, बल्कि हम क्या करते हैं, हमारे जो डॉलर्स होते हैं हम सेंट्रल बैंक को देते हैं, फिर सेंट्रल बैंक उसकी करेंसी में एक्सचेंज करके उन्हें पैसे दे देता है। यानी कि बाहर मुल्क से डॉलर आए तो सेंट्रल बैंक के पास जाएंगे और सेंट्रल बैंक उस डॉलर को एक्सचेंज करके हमें रुपीज की फॉर्म में दे देगा, ठीक है। सेंट्रल क्लियरिंग हाउस ये वही कह रहे हैं कि जितनी भी बैंक हमारे कमर्शियल होते हैं, ठीक है, वो सारे इजिंग के पास जाते हैं और वहां जाके जिसने चेक देना दिलाना करना होता है, जी और जो पेमेंट्स होती हैं वो सारी सेंट्रल बैंक जो है वो खत्म करवा रहा होता है, उसको क्लियर करवा रहा होता है। अब कमर्शियल बैंक के क्या क्या फंक्शन, सबसे पहला डिपॉजिट करना, जो पैसे उसके पास आ रहे हैं उसको डिपॉजिट करता है और लोन आगे दे देता है, ठीक है। वो तकरीबन 4 किस्म के हमारे पास ये अकाउंट है, ठीक है। दो तीन तरह के बल्कि अकाउंट है यहाँ पे, जैसे करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स टाइम डिपॉजिट अकाउंट, सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं। लोन एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन देता है, बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह, ठीक है, तमाम चीजें देखता है। दूसरा है एजेंसी फंक्शन, ये क्या करेगा, बिल डिविडेंड वगैरह जो होगा ये सब कुछ जमा करेगा कस्टमर्स के बिहाफ पे, कस्टमर की जगह पे, ठीक है। मतलब अपनी बेसिकली सर्विसेज देगा, लोगों की यूटिलिटी बिल्स भर देगा, ठीक है। इंश्योरेंस का प्रीमियम जो यानी कि लोग जो कहेंगे वो उसके हिसाब से वो करता रहेगा। उसके बाद कंडक्टिंग स्टॉक एंड बॉन्ड परचेजेस, बॉन्ड और स्टॉक्स खरीदेगा, ठीक है, थ्रू द हेल्प ऑफ रिटेल, आगे मजीद और पैसा बनाने के लिए अपनी या तो अपने क्लाइंट्स की बोलने पे जो है ये इस तरह सेविंग वगैरह खरीद के वो करेगा, ठीक है। इसके बाद जनरल यूटिलिटी फंक्शन क्या होता है, सबसे ज्यादा सेफ डिपॉजिट लॉकर के तौर पर इसे हम यूज करते हैं, लॉकर वगैरह खुलवाते हैं, अपनी अपनी चीजें रखवाते हैं। इसके अलावा एलसी वगैरह जो है वो ट्रांजेक्शन में हेल्प करेगा, बैंक ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक, ये तमाम चीजें जो है वो करके देगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बैंक, आपने बताना है क्या होता है। अच्छा, ये काफी ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो मैं इसको शॉर्ट थोड़ा सा बताती चली जाती हूँ क्योंकि टाइम नहीं था एक्सप्लेन करने का। बैंक क्या होता है आपने बताना है, तो बैंक आप यहाँ पे ये 3-4 डेफिनेशन है, आप इनमें से कोई 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 3 भी लिख सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। और आपने बताना है भाई बैंक क्या होता है, इसकी ओरिजिन बताना है, तो ओरिजिन बेसिकली क्या है, ठीक है। बैंक को क्या है, बैंक को हम फिजिकल बैंक को कहते हैं और ये इटालियन एक वर्ड है, ठीक है। तो ये चीज आप सारी यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट आपने बताना है हिस्टोरिकल एवोल्यूशन, आपने बताना है मर्चेंट मनी चेंजर्स के हवाले से। अब ये काफी ज्यादा थोड़ी बड़ी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन अगर आप इसको याद कर लेते तो ज्यादा बेहतर है, वरना तो आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद आपने बताना है व्हाट बेसिक प्रिंसिपल शुड बी ऑब्जर्व बाय अ बैंक बिफोर यूजिंग इट्स फंड एंड एडवांसेस, यानी कि फंड और एडवांस को यूज करने से पहले बैंक कौन कौन सी जो है चीजें देखते हैं। तो 5 चीज हमारे पास क्रेडिट की होती है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में लाजमी आती है। लिक्विडिटी, जितनी ज्यादा जो है वो हमारा कोई एसेट है वो जल्दी से रुपीज में ट्रांसफर हो जाए तो उसे हम लिक्विडिटी कहते हैं, ठीक है। बाकी चीजें कुछ हेडिंग्स आप इससे व्यू कर सकते हो। इसके बाद आपके पास है 2 चीजें, आप 3 आ जाएंगी जिनमें से ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परचेजिंग पावर पैरिटी हमने बता दिया था पहले ही कि अगर किसी मुल्क में, जैसे मिसाल के तौर पे अगर जापान है और पाकिस्तान है, ठीक है, तो इन दो, अब या तो यूएस और पाकिस्तान का अगर हम कंपेरिजन करवाएं तो यूएस में सेम चीज, सेम प्रोडक्ट, ठीक है, सेम क्वालिटी हो, सब कुछ सेम है, तो क्या एक्सचेंज रेट पे कितना असर पड़ेगा कि अगर वो मिसाल के तौर पे एक मैक बर्गर है वहां पे अगर $70 का है और यहाँ पे अगर मैं कहूँ वो 2000 रुपए का है, ठीक है, तो इतना ज्यादा फर्क आ रहा है, सेम चीज है लेकिन कितने ज्यादा जो है वो महंगा पड़ रहा है, ठीक है। उससे भी ज्यादा समझ हमारा जो है वो महंगा हो जाता है। अच्छा, तो आपने ये बताना ऑनलाइन बैंकिंग क्या होती है, ये सारी आ जाएगी, एटीएम और ये तमाम चीजें आ जाएंगी। ऑलरेडी हम सेक्शन बी में भी ये क्वेश्चन आया था शॉर्ट में। और परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये लाजमी आपने याद रखनी है। किसने दी थी, गुस्ताफ कासल ने दी थी, और इन्होंने जो है बिटवीन 2 नेशनल करेंसीज के दरमियान हम परचेजिंग पावर देखते हैं कि करेंसी जो है वो किस तरह से रेगुलेट करती है। यानी कि अगर हमने सेम बास्केट ऑफ गुड, यानी कि जितने गुड्स हमने एक मुल्क से लिए वही सेम बास्केट ऑफ गुड हमने दूसरे मुल्क से लिए, तो क्या कंपेरिजन हमारा बनेगा, ठीक है, कितनी चीजें हम ले सकते हैं। यहाँ पर जो है हमारा नॉमिनल एक्सचेंज रेट, यानी कि टोटल कितने हम जो है ना एक्सचेंज करवा सकते हैं, यानी कि कितने हम वहां पे यूएस में पैसे देंगे और यहाँ पे हमें कितने देने पड़ेंगे सेम चीज को खरीदने के लिए, ठीक है। तो ये आपने बताना है, इसका फॉर्मूला ये भी आप कर लीजिएगा लाजमी। और इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं आईएमएफ क्या होता है, ये तमाम चीजें आईएमएफ को थोड़ी बहुत आपको ऑलरेडी आइडिया होगा किसने बनाया था। ये तमाम बीओपी को हमने जो है पहले पेमेंट हमने सेक्शन बी में लिखा था कि फिलहाल हमारी डेफिसिट में जा रही है, उस डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए हम आईएमएफ से लोन वगैरह लेते हैं, तो इसी के बारे में पूरी आपने जो है ना ये लिख देना है। नेक्स्ट आपका है फॉरेन एक्सचेंज रेट। रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होता है और फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। बेसिकली रेट ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है कि हम कितने रुपीज देंगे तो हमें $1 मिलेगा, ठीक है, ये हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज कहलाता है। फॉरेन एक्सचेंज रेट सेम वही होता है कि भाई हमने कितने पैसे देने हैं तो बदले में हमें कितने पैसे मिलेंगे, ठीक है। फॉरेन करेंसीज के बारे में हम ज्यादा बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि
करंटली एक US डॉलर बराबर है 278 रुपीज के। ठीक है, तो अब ये क्या क्या चीजें हैं जो हमारे मुल्क के एक्सचेंज रेट पे असर करती हैं, तो ये सारी आ जाएंगी। पहला, मार्केट की डिमांड और सप्लाई। मार्केट में मतलब यूएस करेंसी की ज्यादा डिमांड है, सप्लाई है, तो ये आपने बताना है। इन्फ्लेशन, महंगाई कितनी ज्यादा इफेक्ट करती है। डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट आपने बताना है कितना ज्यादा, अगर इंटरेस्ट हमारे मुल्क में अगर सूद की शरह इंटरेस्ट की रेट ज्यादा होगा तो बाहर मुल्क से ज्यादातर पैसे जो है वो हमारे कंट्री में आएंगे। ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ आ गई। अगर अगर यूएस में मिसाल के तौर पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो यहाँ के जितना इंटरनली जितना भी पैसे है ना वो सब हम बाहर रुपीज बाहर जाके डॉलर में खर्च करेंगे, और जब हम अपना इंटरेस्ट के साथ फिर वापस ले आएंगे। ठीक है, सामने वैसे कोई चीज हराम है लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ वर्ल्ड के हिसाब से पढ़ रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलरेडी आपने बता हम देख चुके थे ये। ठीक है, तो ये सारी चीजें आ गई। नेक्स्ट आपका है क्रेडिट कंट्रोल और एक्सचेंज कंट्रोल, किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं इसके लोन वगैरह को। ठीक है, तो आपने ये सारी चीजें, डिस्काउंट रेट और द ओपन मार्केट ऑपरेशन, CRR, SLR, ये तमाम चीजें आपकी आ जाएंगी। यहाँ पर जो है हमारे कंप्लीट हो गया। ये तमाम ये क्वेश्चंस आप लाजमी याद कर लीजिएगा, एग्जाम इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोई ना कोई आपके क्वेश्चंस इसमें से लग जाएंगे। तो टोटल जो है वो 6 क्वेश्चन है, और आज रात को मैं आपके साथ गेस्ट पेपर भी शेयर कर दूंगी, तो काइंडली आप उधर से भी तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, वो आपको पोस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।